अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया में सुशासन के गुंडों का आतंक का जीता जागता उदाहरण है एक व्यवसायी। गया शहर में प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ गुंडों ने इस कदर नंगा नाच किया कि आज गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इन्हें भर्ती होना पड़ा। आइए सीधे चलते हैं, बिहार में चल रहे सुशासन के गुंडों का सच क्या है, सीधे आपको रूबरू कराते हैं। यह हैं सिद्धनाथ, ट्रैक्टर व्यवसायी हैं। गया शहर में सिद्धार्थ ट्रैक्टर के नाम से इनका व्यवसाय पिछले कई दशक से जारी है। स्वभाव के तो मृदुभाषी और मिलनसार हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह हुई कि गुंडों ने इन्हें अपना शिकार बनाया? इन्होंने अपनी ज़मीन पर सिर्फ यही तो चाहते थे कि इनका ज़मीन इनके पास हो, सुरक्षित हो, लेकिन क्या कुछ हुआ? सुशासन के गुंडे साथ दिए। हम बात कर रहे हैं पुलिस की। पुलिस ने जमकर उन भूमाफियाओं का साथ दिया जिसे पकड़नी चाहिए थी, जिसे सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन आज मौजूद हैं हमारे सामने सिद्धनाथ। क्या वजह रहा, क्या घटना घटी और क्यों, क्या क्या आपने इसके लिए प्रशासन, शासन या मुख्यमंत्री तक की बातें की थी? मैं सिद्धिनाथ विश्वकर्मा, मैं अनुसूचित जनजाति का हूँ। मेरा यहाँ पे 2 फर्म है, एक सिद्धार्थ ट्रैक्टर जो अधिकृत विक्रेता महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का, और दूसरा श्री ओम साई हीरो जो हीरो मोटोकॉप के नाम, हीरो मोटोकॉप की डीलरशिप है। हमारा पैतृक व्यवसाय वेल्डिंग वर्क्स का है। 2013-14 में मैंने ये ज़मीन खरीदा था श्री केदार यादव और श्री शिवबालक यादव जी से। केदार यादव जी और शिवबालक यादव जी, केदार यादव जी जो हैं शिवबालक, केदार यादव जी के पिताजी का नाम शिवबालक यादव है। ये दोनों से मैंने 2 एकड़ 39 डिसमिल ज़मीन खरीदा था, जो 2 डीड से मुझे मिला था, जिसका म्यूटेशन हो चुका है। अप टू डेट रसीद कट रहा है। उस ज़मीन खरीदने के वक्त में मेरा ये प्लानिंग था, उस प्लॉट पे जब यहाँ पे शराबबंदी नहीं थी तो वहाँ पे मैं बियर फैक्ट्री लगाना चाहता था। बियर फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आज भी मेरे अलमारी में मौजूद है। उस वक्त जब ये ज़मीन हम खरीदे थे, उनको पैसा मैंने ज़्यादा दिया था और जैसे जैसे ज़मीन का उनका पुराना केवाला मिल रहा था, उसके हिसाब से मैं रजिस्ट्री कर रहा था और फर्दर और पैसा ज़्यादा उनके ज़रूरत के हिसाब से दे रहा था। 2 एकड़ 39 डिसमिल के बाद उनके पास कोई ऐसा अधिकृत कागजात नहीं रहा जिससे उनका ज़मीन का स्वामित्व वो बता सकें कि ज़मीन उनकी है। तो मैंने कहा कि मैं आगे अब आपका ज़मीन ले पाने में असमर्थ हूँ, चूँकि यह ज़मीन मेरे किसी काम का नहीं है जिसका कागजात नहीं हो। चूँकि मैं अगर उस पर कारखाना लगाऊंगा तो मुझे बैंक से सहयोग लेना पड़ेगा। बैंक से सहयोग लेने के क्रम में ज़मीन जब बेहतर नहीं होगा, ज़मीन का जो है कागजात सही नहीं रहेंगे, तो मुझे बैंक से ऋण नहीं उपलब्ध हो सकेगा। इसी क्रम में मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ गया और बिहार सरकार की शराबबंदी भी आ गई। मेरा नया प्रोजेक्ट आया श्री ओम साई हीरो, जो हीरो मोटोकॉप की गया में दूसरी डीलरशिप है। मैं इस डीलरशिप के ज़मीन को ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे की तंगी थी। वो मैं प्लॉट बेच करके चाहा कि अपना आर्थिक स्थिति को वो कर लूँ। मैं उनको ही पहले ऑफ़र किया कि ये ज़मीन आप ले लीजिए और मुझे जो है पैसा दे दीजिए, लेकिन वो बोलते रहे कि नहीं, आपको और ज़मीनवा दे देते हैं भैया, जो पैसवा है आपका वो हम कागज़ निकलवा रहे हैं, इसका कागज़ है, ये है, वो है करके टहलाते रहे। अंततः 2019 के जनवरी एंड पे या कुछ एक फरवरी को लास्ट, जो हमारे मोबाइल के कॉल डिटेल से दिख सकता है कि मैं कितने तारीख को मोरा मर्दाना के क्षेत्र में था, उनके घर पे गया तो उन्होंने कहा कि आपका कोई पैसा थोड़ा ही है हमारे पास, जितना आपने पैसा दिया उतना आपको हमने ज़मीन लिख दिया, अब आपका कोई पैसा नहीं है, बस अब आप जाइए यहाँ से। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी
आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, दिल से इतने सहज सादगी पूर्वक रहने वाले व्यक्ति और प्रत्येक इंसान की बात सुनने वाले, उन्होंने मेरे मेल को, मेरे शिकायत को स्थानीय पदाधिकारी को, वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को, कभी जिला अधिकारी महोदय को, कभी पुलिस महानिदेशक महोदय को, कभी गृह सचिव महोदय को उन्होंने जांच के लिए भेजा। लेकिन उस पे जांच करने की जगह पे मगध विश्वविद्यालय के थानाध्यक्ष महोदय ने किस वजह से उनके पक्ष में, जबकि हमने मेल में सारा सबूत दिया है कि वो मेरा पैसा जो है, ज़मीन जितना हम रजिस्ट्री कराएं इसके अलावा भी पैसा उनके पास निकल रहा है, सबूत दिया, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग दिया। आज भी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है उनका लड़का जिसमें कहता है कि आपका पैसा वो बेईमानी कर रहा है। मैं रेगुलर ये बोलते रहा, लेकिन थानाध्यक्ष महोदय बिल्कुल मतान्ध होकर करके एक व्यक्ति विशेष के किस वजह से इतना प्यार पूर्वक उनको प्रश्रय दिए, असंपोषण किए, ये मेरे समझ से परे है। मैंने अपने मेल में ये भी जिक्र किया कि अगर मेरे कथन में मैं जो आपसे याचना कर रहा हूँ उसमें अगर कहीं कोई गलती पाई जाती है तो मुझ पे दंडात्मक कार्रवाई यथाशीघ्र की जाए। आज से लगभग 6 महीना 8 महीना पहले जो मैं मेल का कॉपी आप लोगों को सौंप रहा हूँ, उस मेल में जो है वो लिखा हुआ है, जब थानाध्यक्ष महोदय से जब हम जांच के क्रम में उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पैसा तो आपका है नहीं, लेकिन जो ज़मीन है उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। ज़मीन भी जो है केदार यादव आपको नहीं देगा। आप ये अपने दिमाग में जो रखे हुए हैं कानून, और यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ मेल कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़मीन भी आपका नहीं रहेगा। और अंततः उसी का परिणति जो थानाध्यक्ष ने, अभियुक्त ने नहीं मुझे बताया था, थानाध्यक्ष महोदय ही हमको ये बात बोले थे। और थानाध्यक्ष महोदय के कथनानुसार ही कल जो मेरे साथ वारदात हुई, जो मेरे साथ वाकया हुआ, जो मेरे साथ हादसा घटा, वो उसी का परिणाम है। थानाध्यक्ष महोदय का अक्षरशः बातों का अनुपालन करके श्री केदार यादव जी, उनकी पत्नी, उनके अर्जुन बेटा के पत्नी और उनके 4 बेटा सुनील, अरविंद, अरुण और अर्जुन, चारों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। जब जान बचा के भागने लगे तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक बंधक बना के रखा और काफ़ी घटिया घटिया जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लड़ाई करने जैसे ही वो शुरू करने लगे वैसे ही मैं अपने मोबाइल से अपने ड्राइवर इरफान जी को कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया और छीन कर के रखे हुए रहे। थानाध्यक्ष महोदय ने 5 साढ़े 5 बजे मेरा मोबाइल वापस कराया। वो वीडियो का फुटेज उसमें डिलीट किया हुआ था, लेकिन सौभाग्यवश जो फ़ोन पे मेरी उनसे बातचीत होती थी उसके क्लिप्स रह गए हैं, जिनका मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको अपने आदमी के माध्यम से दे दूंगा। और जांच के क्रम में कहीं भी मेरी कहीं भी मेरे ऊपर कहीं ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी पे दोषारोपण कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझ पे जो प्रशासन के पदाधिकारी महोदय वो जो दंडात्मक कार्रवाई मेरे पर सुनिश्चित करेंगे, मैं उसको सहजता से स्वीकार करूंगा। मेरे तरफ से कोई प्रतिकार नहीं है। आज भी एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार काफ़ी योजनाएं लाती है, बहुत सारी बातें बोलती है, लेकिन एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने बलबूते बगैर समाज के मुख्य धारा में, यानी कि न उनके कोई रिश्तेदार नौकरशाह हैं, न उनके कोई जाति के कोई जनप्रतिनिधि हैं, न कोई नेता हैं, न राज्य स्तर पर, न स्थानीय स्तर पर, न प्रखंड स्तर पर, उसके बावजूद मैं विगत वर्षों से, कई एक वर्षों से
सम्मान पूर्वक व्यवसाय करते रहा हूँ। मेरे बारे में गया जिला के तमाम जिन लोगों को मैंने विगत वर्षों में सेवा दी है, उन लोगों से पूछ लिया जाए, अगर कहीं भी मेरे व्यवहार में, मेरे आचार में कहीं कोई कमी रहा हो तो पुलिस उसको भी संज्ञान में लेके मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। एक चीज़ बताइए सिद्धि जी कि व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिहार के विकास में सहयोग कर रहे हैं। आपने अभी हाल में लौंगी भुइयां को ट्रैक्टर दिया, सोशल एक्टिविस्ट भी एक तरह से आपको कहा जाए तो है। तो ऐसे में कहाँ जाए बिहार की जनता, कहाँ जाए? बिहार के व्यवसायियों का ये हाल है, ये तो आने वाला समय बिहार का क्या होगा? देखें, मुख्यमंत्री जी के मेल को संबंधित अधिकारी के पास भेजने के बावजूद जो है उस पे वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई उस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसमें मेरा कहाँ दोष है? मैं कहाँ पे बेईमान हूँ? मैं अभी वो ज़मीन को बेचना चाहता हूँ, न वो ज़मीन वो खुद खरीदने के लिए तैयार होता है, न वो बेचने देता है। जो ग्राहक जाते हैं उनको वो उल्टा पलटा पढ़ा करके धमका करके भगा देता है। और ये ज़मीन नहीं बिकेगा तो मैं आर्थिक रूप से इतना परेशान हूँ कि मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। चूँकि मैं व्यवसायी कोई 100-200 साल का नहीं हूँ। मैं जो किया हूँ, मेरा एक अपना फेस वैल्यू और मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है, लोगों के बीच में एक पहचान है, लोगों के बीच में लोगों के बीच में एक ऐसा प्यार बना हुआ है जो आज मैं व्यवसाय की इस बुलंदियों पे हूँ। और जब मेरा वही क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा तो मेरे जीने का क्या वो है, औचित्य है? बैंक से जो है, वित्तीय संस्थानों से जो मुझे प्यार, जो विश्वास के साथ मेरे नाम पे ऋण देते हैं, उसके मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इन वर्तमान परिस्थितियों में जो मेरी देनदारियाँ हैं बैंक में, ऋण में, वो अपने जो मेरे अचल संपत्ति जो है, मेरी जो अचल संपत्ति है, उसको मैं बेच करके उन देनदारियों से निवृत्त होकर करके मैं एक सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताऊं। मैं किसी तरीके का कलंक लेकर जीना उचित नहीं समझता हूं। अब यहाँ के वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय, मैं आईजी साहब और गया के जिलाधिकारी महोदय से याचना करता हूं, भीख मांगता हूं कि मुझ अनुसूचित जनजाति आदमी को अपने चरणों में जगह दें, और कहीं भी जांच के क्रम में मेरा दोष पाया जाता है, मुझ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। ये दर्द है एक व्यवसायी का, ये दर्द है बिहार की जनता का, ये दर्द है उन लोगों का जो आप सीधे देख रहे हैं। एक व्यवसायी व्यवसाय करना चाहता है, बिहार में सत्सम्मान जीना चाहता है, लेकिन जीने का हक सुशासन के गुंडे, भूमाफियाओं और न जाने कितने असामाजिक तत्व इस बिहार की छवि को बर्बाद करने में लगे हैं। अगर समय रहते सुशासन की सरकार नहीं चेती तो आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर कोई न कोई असर देखने को मिलेगा। आप जान रहे हैं कि आसन्न चुनाव सर पर है। कुछ ही दिनों के बाद बिहार में चुनाव शुरू होना है, और ऐसे परिस्थिति में ऐसी घटनाओं को अंजाम जब सुशासन के गुंडे देंगे तो आने वाला वक्त जनता सब जानती है। क्या कुछ कर पाएगी ये सरकार को भी समझना चाहिए। अब तक बिहार के लिए अमित राज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य, मगध मेडिकल कॉलेज परिषद। शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।